हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और जो नेशनलिस्ट रिस्पांस था इस टाइम पीरियड में वो कैसा था, यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका रिस्पांस कैसा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब ब्रिटेन जो है इस वॉर में एंगेज था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक हुआ था। ये वॉर 1914 से लेके 1919 तक हुआ था। ठीक है, अब इस वॉर में किस किस ने पार्ट लिया, यानी कौन कौन सी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, इसके बारे में देखते हैं। पहले ग्रुप में आप इसको ग्रुप ए कह सकते हो। तो ग्रुप ए में अगर आप जो कंट्रीज हैं उनके बारे में अगर देखें तो देवर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली और जापान। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज जो हैं हमें एक ग्रुप में मिलती हैं, यानी देवर टुगेदर। ठीक है, मतलब इनका ये अलायंस था बेसिकली। तो दिस इज ग्रुप ए। ठीक है, अगर ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में हमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। ठीक है, तो ये कंट्रीज हमें ग्रुप बी में मिलती हैं। अब ग्रुप ए वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ग्रुप बी। ठीक है, तो ये जो वॉर था ये इन्हीं ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में हो रहा था। ठीक है, तो हमने टाइमलाइन की बात कर ली और हमने किसके बीच में हो रहा था, वर्ल्ड वॉर वन, इसके बारे में बात कर ली। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनका रिस्पॉन्स कैसा था। तो उसके लिए सबसे पहले बात करेंगे मॉडरेट्स की। ठीक है, आपको पता होगा मॉडरेट्स कौन थे। मॉडरेट्स वो लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे जब उसका फॉर्मेशन हुआ, तब से लेके लगभग 20 साल तक। ठीक है, 1905 या 1906 तक जब बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था, तो उस टाइम तक जो है मॉडरेट्स का दबदबा था। मॉडरेट्स जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो मॉडरेट का जो एक रिस्पॉन्स था वो ये था कि हम ब्रिटेन की सहायता करेंगे। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ब्रिटेन की इस वॉर में सहायता करें, हम उन पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनको दबाएंगे नहीं। ठीक है, हम इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हम जो है उनका साथ देंगे इस वॉर के अंदर। ठीक है, ये था मॉडरेट का रिस्पॉन्स। दूसरा जो है एक्सट्रीमिस्ट का रिस्पॉन्स अगर देखें तो एक्सट्रीमिस्ट ने भी कहा कि हाँ, हम सहायता तो करेंगे ब्रिटेन की। ठीक है, हम उनकी हेल्प तो करेंगे, हम उनका समर्थन तो देंगे, लेकिन ब्रिटेन को जो है हमें क्या बोलते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट ग्रांट करनी पड़ेगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वॉर हमें जो है होम रूल चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, मतलब कि जो है हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर में रहेंगे। ठीक है, ब्रिटेन का एक डोमिनियन बन के रहेंगे बेसिकली, कि मतलब ब्रिटेन के अंडर में रहेंगे, ये समझ लो। लेकिन जो है हम गवर्न खुद को खुद ही करेंगे। ठीक है, मतलब ब्रिटेन का जो है हमारे अफेयर्स में हमें कोई रोल नहीं चाहिए। दैट्स काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना, कि आप आपको खुद को गवर्न कर रहे हो, लेकिन जो सोवरन अथॉरिटी है वो जो है ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश रहेगी। ठीक है, ब्रिटिश जो है वो सोवरन अथॉरिटी रहेगी, सबसे ऊपर जो है हम ब्रिटेन को अपना जो है एक वो काइंड ऑफ हेड मानेंगे। तो इट इज़ काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ है वो मतलब चाहते थे। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉट फ्रीडम। ठीक है, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी नहीं है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस है या नहीं है। ठीक है, स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो होती है, उसमें जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलता आपको किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी का आपके इंटरनल अफेयर्स में। लेकिन इसमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट में इट इज़ लाइक कि वी विल बी अंडर द ब्रिटिश बट वी विल गवर्न आवर सेल्फ। ठीक है, हम खुद को गवर्न करेंगे और हमारे इंस्टीट्यूशन हम खुद बनाएंगे। तो ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स था एक्सट्रीमिस्ट का था कि हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में हम अगर लॉयल रहेंगे तो ब्रिटेन हमें ये जो है चीज़ है ग्रांट कर देगा। तो ये उसी आशा में उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, इस टाइम पीरियड में। अब जो तीसरा ग्रुप था वो था रिवोल्यूशनरी का। रिवोल्यूशनरी क्या हुआ कि रिवोल्यूशनरी ने कहा कि यही मौका है ब्रिटेन को भारत से उखाड़ फेंकने का। ठीक है, इसके बाद में जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी, ये कहना था रिवॉल्यूशनरीज का। तो उसी वजह से जो है उन्होंने जिमरमन प्लान जो है वो लॉन्च किया। फिर गदर रिवॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है इसी टाइम पर। ठीक है, फिर कोमागाटा मारू इंसिडेंट भी है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो मतलब ये काइंड ऑफ जो है कुछ रिवोल्यूशंस थे
हमारे नौजवान जिनका खून गर्म था, जो रिवोल्यूशनरी थे, उनके द्वारा जो है कुछ ये मूवमेंट्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जर्मन प्लॉट, गदर रेवोल्यूशन और फिर कोमाकाटा मारू इंसिडेंट भी था। ठीक है, तो उन्होंने, और फिर उनका जो एक इंडिविजुअल हीरोइज्म भी है वो भी हमें काफ़ी इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो उसको मैं अब यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो तीनों ग्रुप थे, ठीक है, ये चाहते तो थे आज़ादी, कि हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन ये जो लोग हैं, ये हमारे जो लीडर्स थे, ये एक बात को ध्यान में रखना भूल गए कि देखो, अगर आप जो सहायता कर रहे हो ब्रिटेन की, ठीक, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी तो मतलब क्या बोलते हैं, अपना मोर्चा लेके खड़े थे वो तो, ठीक है, वो तो मतलब चाहते ही थे कि ब्रिटेन को उखाड़ फेंकना है। लेकिन जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो सहायता कर रहे थे ब्रिटेन की, जो करना चाहते थे इस टाइम पीरियड में, वो ये समझना भूल गए कि जो ब्रिटेन है वो अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो लड़ रहा है। ठीक है, वो अपना जो है दबदबा जमाए रखे भारत पे, इसीलिए तो वो दूसरी कंट्री से लड़ रहा है। समझ रहे हो, आपस में जो इंपीरियलिस्ट पावर थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर जो लड़ रही थी, उनका एम ही यही था, ठीक है, कि अपनी कॉलोनी को, अपना जो राज है उसको बनाकर रखना। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे जो लीडर्स हैं वो ये देखना भूल गए कि मतलब हम अपनी पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वो देखना भूल गए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में बात करें, तो देखो, एक तो था गदर रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि वहाँ से जो कनाडा और यूएस से जो है यहाँ पर वहाँ से लीडर्स आए, और वो एक म्यूटिनी जो है 1857 टाइप एक म्यूटिनी जो है छेड़ना चाहते थे, चिंगारी देना चाहते थे। ठीक है, कि भारत को उखाड़ फेंकने का। तो मतलब ये वाला एक जो है उनका वो था, मोटिव था। ठीक है, गदर रेवोल्यूशन का। गदर पार्टी जो है 1913 में सेटअप हुई थी। ठीक है, नॉर्थ ये यूएस और कनाडा का जो रीजन है वहां पर थी। ठीक है, मेनली जो इनका जो बेस था, इनकी जो ब्रांचेस थी वो वहीं पर थी, ईस्टर्न मतलब क्या बोलते हैं, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट के ऊपर। तो गदर रिवोल्यूशन मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया। अगर आपको और जानना है तो मेरे दूसरा वीडियो देखो। ठीक है, रिवोल्यूशनरी फर्स्ट फेज वाला वीडियो जो है वो, उसमें मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो ठीक है, गदर रिवोल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद में बर्लिन कमेटी हमें देखने को मिलती है यूरोप में, जिसमें वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने जो है ये कमेटी बनाई थी, और इसकी मदद से जिमरमन प्लान को जो है सक्सेसफुल करने की उनकी एक चाहत थी, कि जो ये जर्मन प्लॉट जो है इसको सक्सेसफुल करना है। मतलब कि एक जर्मन कॉन्स्पिरेसी जो है, बागा जतीन वाली जो एक स्टोरी जो थी, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि वो ओडिशा कोस्ट पर वेट कर रहे थे, और फिर जर्मनी से जो है आर्म्स एम्यूनिशंस आने वाले थे। तो वो जर्मन कॉन्स्पिरेसी जो थी, उसी के लिए बर्लिन कमेटी बनाई गई थी यूरोप में। ठीक है, बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया भी है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको याद आ जाए। फिर उसके बाद में हमने एक सिंगापुर में म्यूटिनी जो है सिपोही के द्वारा, वो भी डिस्कस करी थी, जिसमें जो कुछ लीडर्स हमें देखने को मिले थे, जैसे जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गानी, और फिर उसके बाद सूबेदार दाऊद खान। ठीक है, तो सिंगापुर वाली म्यूटिनी भी आपको याद रखनी है। ये भी जो है एक रिवोल्यूशनरी वो था, एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था। ठीक है, एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, जिसके द्वारा हमारे नौजवानों ने जो है अपनी बहादुरता दिखाई थी। ठीक है, तो ये बातें भूलनी नहीं है, मतलब ये बातें याद में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिवोल्यूशनरी वाला जो ये फेज था, बेसिकली ये जो टाइम था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 वाला, ये काइंड ऑफ रियली में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही थी। ठीक है, और हमारे रिवोल्यूशनरी जो हमारे नौजवान थे, उन्होंने सही समझा था। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो बहुत कम जो है ब्रिटिश सोल्जर्स इंडिया में प्रेजेंट थे। ठीक है, बहुत कम, लाइक लीस्ट अमाउंट ऑफ सोल्जर जो हैं पूरे ब्रिटिश हिस्ट्री में हमें इसी टाइम पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है अगर ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, उनको बाहर फेंकना। लेकिन इस टाइम पर इतने कम सोल्जर थे कि अगर हम जो है बर्तन लेके भी, अगर हमारे जो डंडा वगैरह लेके भी अगर हम सड़कों पे निकल जाते ब्रिटेन को बाहर फेंकने के लिए, तो उसी समय पर हमें आज़ादी मिल चुकी होती। ठीक है, फिर ये सत्याग्रह और ये क्या बोलते हैं अहिंसा वाला जो रास्ता जो है ना, ये ना, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ ऑल दिस। ठीक है, कि ये अहिंसा का झंडा लेके और फहराते रहो और घूमते रहो, इसकी वजह से जो है 30-35 साल के बाद में आज़ादी मिली हमें। ठीक है, तो
ठीक है, लेकिन चलो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कोई और वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, अपनी पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन इसमें मैं बस ये बता रहा हूँ कि इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और इस टाइम पर जो है जर्मनी और टर्की से हेल्प जो है हमें मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, बिकॉज की दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ठीक है, ये वाली जो एक स्ट्रैटेजी होती है, मतलब ब्रिटेन जो है वो जर्मनी का भी दुश्मन है और ब्रिटेन जो था वो हमारा भी दुश्मन था, तो मतलब कि जर्मनी और हम दोस्त हो गए ना, समझ रहे हो। तो ये जो टर्की और जर्मनी से आर्म्स और एम्यूनिशन मिलने की जो चांसेस थे, उनसे जो सपोर्ट मिलने वाले जो चांसेस थे वो बहुत बढ़ भी गए थे। सो इसीलिए जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, ब्रिटेन को बाहर उखाड़ फेंकने की भारत से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो किस लिए स्थापित हुई थी? देखो, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो एक साल के बाद में मिलती थी, ठीक है, मेनली जो उनके सेशन होते थे, ठीक है, वो हर साल बाद में होते थे, एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर इन दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में होता था उसका सेशन, अलग अलग जगह पे, ठीक है, कभी लाहौर में, कभी लखनऊ में, कभी कलकत्ता में, तो अलग अलग जगह पे उनके सेशन होते थे आफ्टर एवरी 1 ईयर। तो पूरे साल में जो है वो मतलब कि ना कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी हो जाती थी कि मतलब करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि एक साल बाद मिल रहे हो आप, तो टच में ही नहीं हो, समझ रहे हो। तो टच में रहना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम, ठीक है, प्लानिंग के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए। तो इसीलिए जो है हमारे कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, हमारे देश के जो लीडर्स थे, जो उन्होंने क्या सोचा कि क्या करते हैं हम एक जो है एक होम रूल लीग बनाते हैं, ठीक है, हमारी होम रूल के लिए। मतलब इस लीग का जो एक एम था वो यही था कि हमें होम रूल चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक होम रूल लीग बनाते हैं जो कि पूरा साल भर जो है कांटेक्ट में रहेगी, ठीक है, पूरा साल भर काम करेगी, और जो है इसी वजह से हमारा जो है ना एक वी विल बी इन टच, बेसिकली वी विल बी इन टच, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन टच एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि मतलब आज़ादी, जब आपको आज़ादी चाहिए और आपको प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे क्या करना है, अंग्रेज़ों को कैसे बाहर फेंकना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मिलना ज़रूरी है, ठीक है, बात करना, डिस्कस करना ज़रूरी है, आपस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसी वजह से तो हम 1857 में हमें आज़ादी नहीं मिल पाई, ठीक है, लेकिन हमने ट्राई बहुत अच्छा किया था, इट वॉज ए वेरी गुड ट्राई, एंड उसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी पड़ गया था, ठीक है, अंग्रेज़ों के ऊपर। चलो वो एक अलग टॉपिक है। अब यहीं पर देखते हैं कि हमारे जो कुछ लीडर्स थे जिनके नाम हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, और एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ वपिस्ता, जी एस खापर्डे। तो ये ऐसे कुछ लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे उनमें। तो ऐसे कुछ लीडर्स जो थे उन्होंने ऐसा सोचा कि होम रूल लीग बनाते हैं, ठीक है। तो इस होम रूल लीग का यही एम था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपना होम रूल चाहिए, ठीक है, हमारे घर को हम ही राज करेंगे, हमारा ही मतलब जो है हमारा ही रूल होगा, ठीक है, हमारे देश के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर। हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए और हम पर रूल करे। तो ये जो चीज़ है, ये जो एम था, इसी वजह से ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाने की उनकी एक चाहत थी, ठीक है। वो चाहते थे ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई जाए ऑन दी लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग, क्योंकि आयरलैंड में भी आपको एक होम रूल लीग देखने को मिलती है। तो वो चाहते थे कि उसी लाइन पर जो है हमें जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाएं, ठीक है। अब क्या हुआ आगे कि हमें एक नहीं, हमें दो होम रूल लीग देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई और दूसरी जो है एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई। अब ये जो दो होम रूल लीग हैं, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी पहले तो वो चाहते थे कि मतलब ऑल इंडिया होम रूल लीग बने ऑन दी लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग। आयरलैंड में जो एक होम रूल लीग बनी थी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, उसी तरह जो है हम इंडिया में भी, भारत में भी ऐसी ऐसी एक लीग बनाएं। लेकिन फिर क्या हुआ, टाइम जैसे आगे बढ़ा तो हमें कुछ रीज़न मिले जिसकी वजह से जो है हमें दो होम रूल लीग बनानी पड़ी, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उन पहली जो होम रूल लीग बनी थी उसके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, और जो दूसरी होम रूल लीग थी उसकी जो लीडर थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये जो लीग हैं इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या फैक्टर थे बेसिकली जिसकी वजह से होम रूल मूवमेंट जो है हमने स्टार्ट करी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो एक रीज़न था, एक मेजर रीज़न था, वो ये था कि देखो, जब तक आप जो है ब्रिटेन के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, जब तक उनके ऊपर जो है दबाव नहीं बनेगा कि हमें अपना सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें कंसेशन चाहिए, हम जो चाहते हैं हमें वो राइट मिलने चाहिए, तब तक ब्रिटेन नहीं देगा आपको, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, वो तो एक्सप्लॉइट ही करने आए थे हमें,
ठीक है, उनका तो मोटिव ही यही था, जितना एक्सप्लॉइट कर सको इन लोगों को उतना करो। तो जब तक उन पर दबाव नहीं बनाए रखेंगे, हम दबाव नहीं बनाएंगे, तो वो हमें कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। ठीक है, होम रूल की बात तो दूर की बात है। तो ये एक रीज़न था, ठीक है, जिसकी वजह से इस मूवमेंट का हमें इंपॉर्टेंस दिखा कि हाँ, हमें होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो चलानी पड़ेगी। दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि मॉडरेट जो है, ठीक है, मॉडरेट को काफ़ी जो है ना एक धोखा लगा कि यार जो वो सोच रहे थे कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में जो आई थी, तो वो सोच रहे थे कि काफ़ी जो है मतलब उनके राइट्स को जो एक्सेप्ट करा जाएगा बाय द ब्रिटेन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, वही जो है आर्टिफिशियल एक काइंड ऑफ ना रिफॉर्म्स बोल सकते हो आप उनको, कि मतलब ना ऊपर दिखावटी चीज़, सिर्फ दिखावटी चीज़, अंदर उसकी कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसे काइंड ऑफ रिफॉर्म जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स ब्रिटेन लाया था। तो उसकी वजह से मॉडरेट्स को, हमारे मॉडरेट का जो ग्रुप था, उनको धोखा लगा कि यार हमने इनका इतना साथ दिया, हमने सोचा कि ये मतलब जो है ना क्या बोलते हैं, हमें उसी लाइन पर हमें हमारे राइट्स को एक्सेप्ट करेंगे, हम जो चाहते हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स वो हमें मिलने चाहिए, वो ब्रिटेन हमें देगा, लेकिन नहीं दिए उसने। ठीक है, वही घुमा दिया, बस घुमाते गया। मॉरले मिंटो रिफॉर्म में भी कुछ नहीं दिया उसने खासकर। तो फिर इसी वजह से मॉडरेट को धोखा लगा, ये दूसरा रीज़न था। ठीक है, मतलब इस होम रूल लीग मूवमेंट का। अब तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि देखो वॉर का टाइम है, वॉर के टाइम पे तो कोई भी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती। ठीक है ना, कि मतलब टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से लोग भी परेशान थे। ठीक है, लोग भी परेशान थे भारत के इस टाइम पर, कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, उनका जो धंधा पानी है वो बंद हो गया है, समझ रहे हो। तो उस वजह से लोग भी तैयार थे कि हाँ, उनमें भी एक आग भरी हुई थी, उनमें भी एक गुस्सा था कि अपनी जो है अपनी एग्रेसिवनेस को एक्सप्रेस करें, कोई उन्हें चैनल दिखाए, कोई उन्हें रास्ता दिखाए कि हाँ ऐसे करो। ठीक है, ऐसे मतलब कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला चाहिए था। तो वो भी एक चीज़ थी, वो भी एक फैक्टर था कि हाँ, हम होम रूल लीग चलाएंगे। ठीक है, ये तीसरा रीज़न था। चौथे रीज़न की अगर बात करें तो चौथा रीज़न ये था कि देखो भाई, जो ये ब्रिटेन थे ना, हैं, हमेशा कहते थे कि वाइट रेस इज सुपीरियर, हम जो है सुपीरियर हैं, तुम ऐसे हो, तुम्हारा रंग ऐसा है, मतलब गोरे रंग वाले भाई सुपीरियर हैं, दूसरे रंग वाले इंफीरियर हैं। ऐसी जो मेंटालिटी थी वो एक्सपोज हो गई। ठीक है ना, वो एक्सपोज हो गई पूरा जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जब कंट्रीज आपस में जो है लड़ रही थी, तो एक दूसरे की मतलब काटने में लग रहे थे कि तुम ऐसे हो, वो ऐसे हैं। तो मतलब कि जो पूरा जो ये मिथ था ना, मिथ भर रखा था जो, कि वाइट सुपीरियर होते हैं, वाइट रेस इज सुपीरियर, तो वो जो है सारा मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है, हमें समझ आ गया कि भाई ये कुछ नहीं है, डिंडोरा विंडोरा पीट रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तब से जो है हमारा काटने लग रहे हैं, कुछ नहीं करना है इनको। ठीक है, ये बस हमें बर्बाद करने के लिए आए हैं, इस देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं ये। तो वो भी एक रीज़न था, ठीक है, कि भाई ये जो है मतलब ये ड्रामा इनका बंद करो। ठीक है, तो ये वाला एक और रीज़न था, चौथा रीज़न इस होम रूल लीग मूवमेंट के लिए। पांचवा रीज़न की बात करें तो देखो, पांचवा रीज़न आपको पता होगा, आपने थोड़ा सा अगर पहले पढ़ा है हिस्ट्री, तो 1907 के आसपास जो है, जब बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट डाई डाउन हो रही थी, तो उस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल में डाल दिया था। ठीक है, अब जेल में डाल दिया तो वो 6-7 साल के बाद में अभी रिहा हुए हैं। ठीक है, 1914 में उनको वो जेल से बाहर आए। तो जब वो जेल से बाहर आए तो ही वॉन्टेड टू टेक लीडरशिप। ठीक है, मतलब कि उन्होंने जो है मोर्चा संभालने का सोच रखा था। ठीक है, कि मैं लीड करूंगा। ठीक है, तो उस टाइम पर उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने एक तो जो है ब्रिटेन को ये मतलब बताया, ये एक्सप्रेस किया कि देखो ठीक है, हम आपको बाहर नहीं फेंकना चाहते, हम आपको उखाड़ के यू ना मतलब कि निकलो भारत से, हम ऐसा नहीं चाहते, हमें जो है हमारा होम रूल चाहिए। ठीक है, हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, वो जो है हम वो चाहते हैं। तो उन्होंने मतलब कि ना थोड़ा सा कि ब्रिटेन को यू लोगे कि हाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर है, एक फ्रेंडलीनेस जो है, एक फ्रेंडलीनेस एक्सप्रेस करने की मतलब उनको ऐसा फील हुआ। ठीक है, कि तिलक डज नॉट वांट अस टू गेट आउट ऑफ द इंडिया, बट ठीक है, मतलब कंसिलिएशन और मतलब फ्रेंडलीनेस होती है। कंसिलिएशन का मतलब ही होता है कि आप जो है ना समझौता करने का। ठीक है, समझौता आपसे किसी से करो। तो वो जो है बाल गंगाधर तिलक ने एक्सप्रेस किया कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दो। ठीक है, हम जो है आपको बाहर नहीं फेंकना चाहते, लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि आयरिश होम रूलर जो है, ठीक है, आयरिश जो होम रूल लीग है उसी की तरह जो है हम भी अपनी ये लीग सेटअप कर रहे हैं और हमें अपना सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो इसीलिए जो है तिलक वॉज रेडी। और फिर तिलक ने जो है ये भी बताया था कि देखो अब तक जो है ये जो एक एग्रेसिवनेस जो है, एक जो वायलेंस जो हम अब तक दिखा रहे थे, उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ।
तो इसी वजह से मतलब उन्होंने भी कहा कि कोई जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल पाई अब तक। तो इसीलिए जो मॉडरेट्स भी थे उनको भी ये लगा कि हाँ ठीक है, मतलब ना कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मतलब अब उन्हें कांग्रेस में आना चाहिए। मतलब वो आगे देखेंगे, वो आगे का टॉपिक है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि तिलक वॉज रेडी बेसिकली, ठीक है, तिलक वॉज रेडी टू टेक द लीडरशिप। बाहर जैसे आए वो जेल से, ही वॉज रेडी, ठीक है। और एक और रीज़न जो है, छठा रीज़न, वो ये था कि जो एनी बेसेंट थी, जो मैडम थी ये एनी बेसेंट, तो ये जो थी 1896 में बेसिकली भारत आई थी, ठीक है। फिर शी वॉज ऑफ आयरिश डिसेंट, ठीक है। आयरिश डिसेंट मतलब आयरलैंड से बिलोंग करती थी बेसिकली, नेटिव, शी वॉज ए नेटिव ऑफ आयरलैंड। और इसीलिए जो है मतलब उनका एक एक्सपीरियंस भी था ये आयरिश होम रूल लीग का, उनका आइडिया जो था, ठीक है, वो चाहती थी कि हाँ आयरलैंड में भी ऐसा है तो इंडिया में भी हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर जो है वैसे तो जनरली मतलब स्टार्टिंग में तो जो है शी वॉज ए थियोसॉफिस्ट, ठीक है। थियोसॉफिस्ट जो मूवमेंट अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो तो थियोसॉफिस्ट जो मूवमेंट है, ये रिलीजियस मूवमेंट जो है, ये बेसिकली एक मिस्टिकल आइडिया को एक्सप्रेस करती है कि जो कर्मा की साइकिल है, जो एक सोल होती है, वो जब डेथ होती है तो उसकी वो एक नया जन्म ले लेती है, ठीक है। कार्मिक जो साइकिल है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इन्हीं आइडियाज़ पे ये मूवमेंट थोड़ा सा फोकस करती थी। यही जो है कुछ फैक्टर्स थे जिन पे आयरिश जो ये थियोसॉफिकल मूवमेंट है वो मतलब चली थी। लेकिन उसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो सोशियो रिलीजियस का मतलब टॉपिक का मैटर है, ठीक है। उसको दूसरे वाले चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि एनी बेसेंट मैडम जो थी वो भी मतलब तैयार थी कि ठीक है, अब जो ये थियोसॉफिस्ट मूवमेंट जो है, जो मेरा मतलब अब तक स्फेयर था उसको मैं बढ़ाऊं, मेरी एक्टिविटीज और भी बढ़े, मतलब कि मैं और भी क्या बोलते हैं ना, मतलब और भी डोमेन्स में अपना जो है अपना लीडरशिप दिखाना चाहती हूँ। मतलब मैं जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ और भी स्फीयर्स में, ठीक है, रादर देन जस्ट कि थियोसॉफिस्ट बन के सिर्फ इसी सोशियो मतलब क्या बोलते हैं रिलीजियस फील्ड में, ठीक है, इसी में कंट्रीब्यूशन देने के बजाय मैं और भी कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। तो उन्हीं का भी एक चाहत थी, ठीक है, एनी बेसेंट मैडम की। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो है हमें ये आयरिश होम रूल क्या बोलते हैं ये होम रूल लीग मूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये लीग बनी, ठीक है, ये दो लीग बनी थी, ठीक है। एक तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एक मैडम एनी बेसेंट के द्वारा। अब क्या हुआ था बेसिकली, आपको अगर पता हो कि जो 1906-7 में जो है हमें क्या बोलते हैं ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टीशन होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि जो है मतलब मॉडरेट नहीं चाहते थे कि एक ना क्या बोलते हैं फोर्स से बाय फोर्स जो है क्या बोलते हैं ब्रिटेन को बाहर फेंकना, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये चाहते थे। तो मतलब 1907 में के आसपास हमें जो है स्प्लिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सूरत स्प्लिट बोलते हैं उसको बेसिकली, कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, मतलब मॉडरेट जो है वो अपने रास्ते और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अपने रास्ते, ठीक है। तो वो जो स्प्लिट हुआ था, अब उसका जो है दोबारा मतलब मिलने का टाइम आ गया बेसिकली ना, उनका जो है मिलने का एक समय आ गया था, ये 1914 के आसपास। अब क्या हुआ था बेसिकली कि तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट जो मैडम थी, उन दोनों को पता था कि उनकी जो ये मूवमेंट है ये बिना कांग्रेस के सपोर्ट के और बिना एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट के नहीं चलने वाली। तो उन दोनों ग्रुप का सपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने ट्राई भी किया 1914 में, 1914 के जो कांग्रेस सेशन होता है, हर साल होता है, जो दिसंबर में होता था, तो उसमें जो उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन फिर जो है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का जो मतलब क्या बोलते हैं ना एक मिलन नहीं हो पाया, मतलब बेसिकली वो ज्वाइन नहीं हो पाए ड्यू टू कि उनके अपने जो है अपनी उनकी आइडियाज, अपने उनके सोच जो है कन्फ्लिक्टिंग सोच, उसी वजह से वो मतलब ज्वाइन नहीं हो पाए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1915 के आसपास, 1915 की स्टार्टिंग में मैडम एनी बेसेंट ने जो है ये अपनी कैंपेन लॉन्च कर दिया सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू, पैम्पलेट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें, मीटिंग वगैरह होल्ड करने लग गई, ठीक है। तो उनके कुछ न्यूज़पेपर भी अगर आपको मतलब प्रीलिम्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक तो उनका न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया और दूसरा जो न्यूज़पेपर था वो था कॉमन व्हील। तो इन दो न्यूज़पेपर के द्वारा वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट का मैसेज स्प्रेड करने लग गई, ठीक है, 1915 के स्टार्टिंग में, ठीक है। उनको चाहिए था कि भाई हमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ऑन द लाइन्स ऑफ वाइट कॉलोनीज, जो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट जिनको मिल चुकी है उनके लाइन पर ही हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो उनके पेपर के नाम याद रखना, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील।
तो ऐसे कुछ तरीकों से, मीटिंग से, कॉन्फ्रेंसेस से मैडम जो है अपना मैसेज स्प्रेड करने लग गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1915 का जो कांग्रेस का सेशन था उसमें क्या डिसाइड हुआ। देखो 1914 में तो नहीं हुआ, 1914 में तो फेल हो गया वो, उनका जो मतलब उनकी जो कोशिश थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को वापस एक साथ में लाने की, वो फेल हो गई। लेकिन जो है 1915 में क्या हुआ कि ये डिसाइड हो गया कि ठीक है हम एक्सट्रीमिस्ट को अपने ग्रुप में ले लेंगे, मतलब कांग्रेस में ज्वाइन कर लेंगे वापस। मॉडरेट ने कहा कि ठीक है हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अपने अपने ग्रुप में जो है वापस ले लेंगे, कांग्रेस के अंदर वापस ले लेंगे। ठीक है, सो इट वाज अ गुड डिसीजन। ठीक है, बेसिकली आप मतलब अलग अलग रह के बाहर बाहर थोड़ी ना फेंकोगे ब्रिटेन को। ठीक है, इतना आसान थोड़ी ना है, आपको एकजुट होकर रहना पड़ेगा, आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। तो उसी वजह से एक अच्छा डिसीजन था कि हाँ हम जो है यहाँ पर कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट को अपने कांग्रेस के अंदर ले लेंगे, मॉडरेट्स ने कह दिया ये। फिर जो मैडम जो है एनी बेसेंट, तो ये कहती, इन्होंने कहा कि या तो जो है आप हमारी होम रूल लीग को एक वो कर लो, क्या बोलते हैं ना कि एक्सेप्ट कर लो, आप अपना जो है सपोर्ट दे दो, कांग्रेस को कहा मैडम ने। फिर लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस जो है वो इस बात से तो एग्री नहीं हुई, क्योंकि देखो कांग्रेस में ये जो मॉडरेट ग्रुप थे, ठीक है मॉडरेट ग्रुप थे, तो मतलब उनकी वजह से बेसिकली आप कह सकते हो ठीक है कि मतलब एक्सेप्ट नहीं हुई उनकी मैडम की एक जो उनका एक जो प्रोपोजिशन थी कि हमारी होम रूल लीग जो है उसको आप बढ़ावा दो, सपोर्ट दो। लेकिन हाँ कांग्रेस ने ये कहा कि हम एजुकेटिव प्रोपेगेंडा चलाएंगे, हम जो है एजुकेट करेंगे लोगों को, और कांग्रेस की जो ये लोकल लेवल की जो कमिटीज हैं इनको भी दोबारा जो है एक जान डालेंगे इनके अंदर भी। क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो मॉडरेट ने तो कहा था ना कि हम तो सपोर्ट देंगे ब्रिटेन को, तो मतलब कि कांग्रेस कमिटी जो है लोकल लेवल पे वो ठंडी पड़ गई थी। ठीक है, वो इतना मतलब काम ढंग से नहीं हो रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है एजुकेट करेंगे और जो है अपना मतलब स्प्रेड करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे पॉलिटिकल उसके बारे में, क्या बोलते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में। लेकिन हम जो है आपकी ये जो होम रूल लीग वाला जो एक ना ये तरीका जो है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद जो है ये लोकल लेवल की जो कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा था, जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। ठीक है, उनको भी पूरा नहीं किया। तो फिर मैडम बेसन ने जो है मतलब ठान ली कि भाई ये जो है मतलब ये कुछ नहीं करने वाले, ये ढीले पड़ गए हैं। ठीक है, इनके ऊपर मतलब ना कि वेट करने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपना जो है वो कर लेती हूँ, अपना अपना मतलब कि अपनी लीग जो है वो फाइनली बना लेती हूँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने बना ली, फिर फाइनली लीग जो होम रूल लीग है उनकी जो थी वो उन्होंने बना ली, क्योंकि कांग्रेस से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। ठीक है, कोई आंसर ही नहीं मिला, बस हाँ हाँ कह के मतलब रह गए वो। तो ठीक है, फिर जो है बाल गंगाधर तिलक और मैडम बेसेंट जो है उनकी हमें अलग अलग होम रूल लीग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ उनमें उनके ग्रुप में डिफरेंसेस थे। ठीक है, मैडम बेसेंट का जो ग्रुप था वो बाल गंगाधर तिलक वाले जो होम रूल लीग का ग्रुप है उससे एग्री नहीं करता था। ठीक है, वो वाले जो है तिलक के जो ग्रुप के लोग थे वो मैडम बेसेंट के तरीके से खुश नहीं थे। ठीक है, मतलब उनका अपना अपना तरीका था बेसिकली, लेकिन उनका जो एम था वो एक ही था। ठीक है, कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें होम रूल चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि होम रूल लीग का मेन एम क्या था। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी, आपके स्कूल में भी आ जाएगा, व्हाट वाज द एम ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल लीग मूवमेंट का जो एम था वो यही था कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, उन्हें होम रूल चाहिए। ठीक है, उन्हें स्वराज्य चाहिए। ठीक है, स्वराज्य। तो ठीक है, चलो अब आगे क्या हुआ कि फिर ठीक है मैडम बेसेंट ने अपना लीग बना ली और तिलक ने अपनी लीग बना ली। ठीक है, अब इनकी लीग का जो नाम है वो देखते हैं। ठीक है, पहले तो बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी उसे कहते हैं इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, नाम को ध्यान में रखना क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम है, मतलब आप कई बार मिक्स कर दोगे, तो नाम ध्यान में रखना। तिलक की जो लीग थी, वो होम रूल लीग जो थी उसे कहते थे इंडियन होम रूल लीग, जो कि 1916 में ही स्थापित हुई थी। ठीक है, अब मैडम बेसेंट की जो लीग थी उसे कहते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग। समझ रहे हो, तिलक की जो लीग है वो है इंडियन होम रूल लीग, लेकिन मैडम बेसेंट की जो लीग थी होम रूल लीग वो उसे कहते थे ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, दोनों ही 1916 में स्थापित करी गई थी, लेकिन उनका जो जगह थी काम करने की वो उन्होंने प्रॉपरली डिवाइड कर रखी थी कि हाँ भाई ये वाला जो है मेरा एरिया है, आप इसमें हाथ मत मारना, मैं आप वाले एरिया में हाथ नहीं मारूंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब उनमें उन्होंने काफी जो है अपना एक दूसरे का वो भी किया, कॉपरेट भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। लेकिन ठीक है, चलो कि मतलब आपके थोड़े आइडिया अगर आप नहीं मिलते, आप अलग काम करना चाहते हो तो इट्स ओके। ठीक है, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक मंजिल है वो एक ही है। ठीक है, ये बात जरूरी हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात होनी भी चाहिए। तो ठीक है, अब जो तिलक की जो लीग थी उसका फर्स्ट सेशन जो था वो कहां पर हुआ था? उसका फर्स्ट सेशन जो था वो हुआ था बेलगांव में। ठीक है,
फर्स्ट सेशन जो तिलक की होम रूल लीग का था वो कहाँ हुआ था, बेलगांव में। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पेपरों में आता है, प्रीलिम्स में आता है। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द तिलक होम रूल लीग, ठीक है, तो इट वाज हेल्ड इन बेलगांव। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि तिलक की जो लीग थी उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, पूना में थे, ठीक है, पूना में, बात ध्यान में रखना। अब जो तिलक की लीग जो थी उसके अंडर में कौन कौन सा एरिया आता था, बेसिकली सेंट्रल प्रोविंसेस वाला एरिया, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस यानी यूपी वाला एरिया, यूपी वाला एमपी वाला एरिया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में जो है कर्नाटका का रीजन, थोड़ा कर्नाटका का रीजन, और फिर बेराड़ वाला रीजन, जो डेक्कन वाला रीजन जो है बेसिकली थोड़ा सा इसमें पार्ट, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन भी आता था लेकिन एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, ठीक है। तो ये वाले जो रीजन थे कुछ इनमें तिलक की जो लीग थी वो काम कर रही थी। इन रीजन को छोड़कर जो है पूरे इंडिया में और जो रीजन थे वहां पर मैडम बेसेंट की लीग काम कर रही थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैडम बेसेंट की जो लीग थी वो कहां पर सेटअप हुई थी, वो मद्रास में सेटअप हुई थी, ठीक है। अब चेन्नई बोलते हैं मद्रास को, तो चेन्नई में सेटअप हुई थी, ठीक है। उनके जो एरिया है वो तिलक की लीग के जो एरिया मैंने अभी बताया आपको, उनको छोड़ के सारे जितने एरिया हैं वो मैडम की लीग के अंडर थे, ठीक है। लेकिन उनकी लीग जो है थोड़ी सी लूजली ऑर्गेनाइज थी, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपरली स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज नहीं थी, क्योंकि देखो काफी बड़ा एरिया है, आप जो अंडर में ले रहे हो वो काफी बड़ा एरिया है, तो ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में उनका थोड़ा सा हमें लूजनेस देखने को मिली। तो मैडम की जो लीग थी बेसन, ये मैडम बेसेंट जो है उनकी लीग के कुछ प्रोमिनेंट मेंबर के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो जॉर्ज अरुणडेल, ठीक है, ही वॉज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ठीक है। मैडम बेसेंट की जो लीग है उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे मिस्टर जॉर्ज अरुणडेल, ठीक है। फिर और भी एक दो लोग थे, और भी कुछ मेन लीडर्स थे, उनके नाम एक दो नाम यहाँ पर दे रखे हैं। एक तो है मिस्टर BW वाडिया, और जो दूसरे हैं मिस्टर CP रामास्वामी अय्यर, ठीक है। तो जॉर्ज अरुणडेल, BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, मैडम बेसेंट की लीग से रिलेटेड है ये नाम, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ यहां तक तो समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है होम रूल लीग का, लीग जो है उसका मतलब उसने कैसे आगे बढ़ी, बेसिकली क्या हुआ, किसने ज्वाइन किया उसको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने डिस्कस कर लिया है मैडम बेसेंट की लीग तक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है द होम रूल लीग प्रोग्राम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ एक एक बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड बताया है आपको, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है मैंने। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।